नमस्कार। आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलट गए। ये इनकी चौथी गुलाटी है। 2013 में, उसके बाद फिर 2017 में, उसके बाद 2022 और अभी 2024। तकरीबन 1.5 साल बाद इन्होंने फिर से गुलाटी मारी है। अब सब लोग अपने अपने नज़रिए से इसको देख रहे हैं और सब लोगों के पास एक चीज़ कॉमन है कि सब लोग नीतीश कुमार जी को अवसरवादी और बहुत तरह की बातें कह रहे हैं और वो बहुत वाजिब है। लेकिन इसमें 4-5 मोटी मोटी बातें हैं जो कि मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो हम लोग एक, आप राइट कह लीजिए, एक आप मोदी भक्त कह लीजिए, आप एक भाजपाई कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो हमारे लिए इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों को करनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया है और विरोध करना बहुत स्वाभाविक है। भाजपा के बहुत सारे समर्थक इसके विरोध में हैं और बहुत स्वाभाविक है, उनका गुस्सा भी बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो इसमें 4-5 मोटी मोटी बातें हैं उनको हम लोगों को एक कंसीडर करते हुए उसके बाद ही अपनी राय बनानी चाहिए। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी को लिए अपनी पार्टी को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि उन्होंने प्रयास बहुत किया था। ये प्रयास उन्होंने, जब वो 2022 में उन्होंने गुलाटी मारी थी, तभी वो इसी प्रयास को करने के लिए, इसी चीज़ को करने के लिए ही उन्होंने वो किया था। क्योंकि उन्होंने आरोप भी लगाया था कि आरसीपी सिंह के जरिए उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये पॉइंट था, ये पॉइंट इसलिए था क्योंकि उनको, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एक सम्मानजनक रिटायरमेंट चाहिए। एक सम्मानजनक रिटायरमेंट के लिए उन्होंने, हालांकि 2020 में वो उस एज पे नहीं थे कि रिटायर हों, 2025 में वो ज़रूर उस एज पे होंगे कि वो उन्हें रिटायर किया जाए और वो रिटायर हो भी जाएं। तो 2025 में वो ज़रूर रिटायर होना चाहेंगे। तो उनको रिटायर करने के लिए ज़रूरी था कि वह सम्मानजनक रूप से, हालांकि उस टाइम पे तो उनके ये भी सपने थे कि उनकी पार्टी एक चलेगी और उनका वो जो एक है कि प्रधानमंत्री वाला जो दबा छिपा उनकी भावना है वो हमेशा रहती है। तो 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, और ये जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि क्या पता देवगौड़ा जी की तरह या गुजराल साहब की तरह उनकी किस्मत भी खुल जाए, उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए, इसके लिए उन्होंने एक बार तोड़ा था और फिर इंडिया ब्लॉक बनाने के लिए सब सारी कोशिश की। लेकिन जिस तरह से अभी केसी त्यागी जी का बयान आया है और जिस तरह से सब लोग मिलकर कांग्रेस को ही बोल रहे हैं और कांग्रेस को सब लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस आत्मघाती तो हो ही गई है, साथ में उनका एटीट्यूड बहुत गड़बड़ है। और ये मुझे, आपको भी, मान लीजिए कि मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, आप भी शायद कांग्रेस के समर्थक ना हो, लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर कांग्रेस को वापस आना है तो कांग्रेस को कम से कम इतना तो करना होगा ना कि एक मौका, एक बार तो कम से कम बाकी लोगों को मौका दें। लेकिन कांग्रेस को की सोच पता नहीं क्या है, कांग्रेस क्या सोच रही है, कैसे चल रही है कि उसी ने तय कर रखा है कि अभी मोदी को नहीं हटाना। बढ़िया बात है, लेकिन नीतीश जी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अपनी पार्टी को बचाना था। क्योंकि जब वो चले गए और इंडिया ब्लॉक उन्होंने बना भी लिया, इंडिया ब्लॉक में वो जब संयोजक न बन पाए, इंडिया ब्लॉक में सब लोगों के एक्सेप्टेंस के साथ और उस तरह जैसा उन्होंने सोचा था कि एकदम सारे के सारे उठ खड़े होंगे, सब कुछ भुला के पहले बीजेपी को हटाना है और उसमें उनको फेस बनाया जाएगा पीएम का, वो सब चीज़ें जब नहीं हुई तो उन्हें ये डर लगने लगा फिर अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी से भी ज़्यादा सम्मानजनक विदाई का। क्योंकि ये तय होता चला जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लोग टूटने वाले हैं। सांसद जो हैं वो बीजेपी के साथ जाने को आतुर हैं क्योंकि उनकी सीट, उनकी सांसदी पे बहुत बड़ा चैलेंज था। और विधायक जो हैं वो, विधायकों को तो ये क्लियर था कि अगली बार हम आए कि नहीं आए कुछ पता नहीं है, तो वो भी स्ट्रांग होना चाह रहे थे। और आरजेडी को जो इन्होंने 2013 में भाजपा से अलग होकर एक तरह से संजीवनी दे दिया, उसकी वजह से इनकी पार्टी के जो विधायक थे उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था अपना भविष्य, और वो आरजेडी में ही अपना भविष्य तलाश रहे थे। और आरजेडी में वो ना जाते तो हार जाते, ये बात तो क्लियर है। आज भी पीके ने भी यही बात कही है कि इनके 20 विधायक आना भी 2025 में मुश्किल है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी नीतीश जी को इसलिए लग रहा था कि उनकी सम्मानजनक विदाई नहीं होगी और इस एक तरह से उनको कभी भी आरजेडी धकिया के हटा सकती है, इसलिए बेहतर उन्होंने ये सोचा कि इंडिया ब्लॉक पे कुछ रखा नहीं है तो हम अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाएं और 2025 में सम्मानजनक रूप से विदा हो जाए। तो पहला पॉइंट तो उनका ये था जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि आप देखो, महाराष्ट्र में जब ये सिचुएशन पूरा हुआ था और शिवसेना में जो एक बगावत हुई थी और शिवसेना से जो शिंदे और उनके साथ के सारे मंत्री और सारे विधायक टूट के गए थे, उन लोगों ने बाद में विधानसभा में क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि
अंदर खाने जाकर ये कोशिश हो रही थी कि शिवसेना को पूरी तरह ज़मीन से ख़त्म कर दिया जाए और उनका स्पेस एनसीपी ले ले। कुछ यही कोशिश जेडीयू को ख़त्म करके उनका स्पेस आरजेडी को देने की थी। अब आरजेडी को देने से कोई नुकसान नहीं है। आरजेडी अगर ले लेती है तो एक तरफ आरजेडी एक तरफ बीजेपी, जेडीयू ख़त्म हो जाएगी। मैंने पिछले बार भी बात किया था, जेडीयू ख़त्म हो जाए तो बहुत ओपन गेम रहे। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है कि अभी लोकसभा का चुनाव है, कोई फ़ायदा नहीं है अगर जेडीयू और आरजेडी साथ में लड़ती है, बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं है। जेडीयू को तोड़ देने से बीजेपी को दो फ़ायदे हैं। एक तो वो जो इंडिया अलायंस है वो ख़त्म हो जाएगा, वो इंडिया नहीं इंडिया अलायंस है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि भले ही लोग जेडीयू से नाराज़ हों, भले नीतीश कुमार से कितना भी नाराज़ हो, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बीजेपी पे कुछ नहीं आने वाला। और अब बीजेपी जो सीटें अपनी निकाल रही थी, 18-19 सीट उन्होंने निकाला था पिछली बार, 18-19-20 सी उनको इस बार निकालना है। वो कोशिश करेंगे कि जिस तरह विधानसभा में आपको कम सीटें आने के बाद भी आपको मुख्यमंत्री बनाया, वैसे लोकसभा में हमारा चुनाव है इसलिए हमें ज़्यादा सीटें दें, और ज़्यादा सीटें लड़ेंगी। तीसरी बात वो ये है कि बीजेपी अब खुद को मजबूत करेगी। सब लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी खुद को मजबूत करना चाहती है, और बीजेपी के समर्थक भी ये चाहते हैं कि बीजेपी खुद को मजबूत करे बिहार में। लेकिन खुद को मजबूत तभी किया जा सकता है जब आप सत्ता में हो। सत्ता के बाहर रह के खुद को मजबूत करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर लोकसभा में भी कहीं सत्ता से बाहर चले गए तब तो और मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे भी लोकसभा चुनाव एक बार निपट गया, लोकसभा में एक बार सेफ निकल गया, तो बहुत सारे विपक्ष के जो लोग हैं, बहुत सारे विपक्षी, वो उनकी या तो पॉलिटिक्स ही ख़त्म हो जाएगी। अब आप समझिए कि 2012 में समाजवादी पार्टी लास्ट चुनाव जीती थी। आरजेडी विधानसभा में तो जीत रही है खैर, लेकिन लोकसभा में लास्ट बार वो 2009 में जीती थी। 14 में उनकी कहानी ख़त्म थी। उसके बाद 15 के विधानसभा में उनको सांस मिली, फिर 19 में एक सांसद नहीं है उनका। तो ऐसे में ये पार्टियां कितनी चल पाएंगी। उसके बाद अगर आरजेडी में लालू जी के परिवार को निकाल दिया जाए, और इनफैक्ट लालू जी को हटा दिया जाए, तो आरजेडी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है। फिर वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी विचारधारा वाली वो जो पार्टी है, जिनको वो लोग तथाकथित समाजवाद कहते हैं, हालांकि वो समाजवाद जैसा उनमें कुछ है नहीं, परिवारवादी है। लेकिन ये सब पार्टियां वन मैन शो हैं। आज आदरणीय मुलायम सिंह के जाने के बाद समाजवादी पार्टी की क्या दुर्दशा हुई 2022 के चुनाव में यूपी में आपने देख लिया, वही स्थिति है। आदरणीय लालू जी के जाने के बाद आरजेडी का भी कुछ वही है। इसीलिए अगर लोकसभा का चुनाव सेफ निकल जाता है तो बहुत सारे नेता, या तो उनका परिवार और परिवारवादी ऐसे नेता, या तो जेल वेल जाएंगे, या फिर उनके पॉलिटिक्स तो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी ना। लोग नहीं बचेंगे, कार्यकर्ता नहीं बचेंगे उनके पास। कौन मतलब हारने वाली टीम में कौन रहना चाहता है? कौन हार हार के वो पॉलिटिक्स करेगा? घर से पैसे लगा के कोई पॉलिटिक्स थोड़े करता है। पावर में जब रहेंगे तभी पॉलिटिक्स करेंगे। सेम वही बीजेपी कर रही है, इसलिए बीजेपी यहाँ पर रुकी हुई है। सेम वही बीजेपी कर रही है, इसलिए बीजेपी ने फिर से नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के लिए यही है, उनको अपना लोकसभा चुनाव दिख रहा है, और इससे होगा ये कि जेडीयू और नीतीश जी की और जड़ खुद जाएगी, बीजेपी अपना स्ट्रांग जैसी थी वैसे निकल के आएगी। खैर, इसके साथ साथ हिपोक्रेसी और नैतिकता की कहानियाँ चल रही हैं। वो जो परसों नहीं, या 2 से 3 दिन पहले तक जो नीतीश कुमार को बहुत महान बता रहे थे, पटना की मीटिंग के समय तो खैर बात ही नहीं थी। जब पटना में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, उस टाइम जो नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा फिगर, कल्ट फिगर मान रहे थे, वो सारे आज उनको गालियाँ देने पे लगे हैं। उसी तरह जो लोग नीतीश कुमार को गालियाँ दे रहे थे, बात तो थी, सब लोग ये सोच रहे हैं कि अपने बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ही कैसे समझाएगी कि इतने गालियाँ दे रही थी। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता क्या, पार्टी भी मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार को अब एक्सेप्ट कर रही है। मजबूरी के मुख्यमंत्री हैं, शहाबुद्दीन जी ने कब का कहा था, और अभी भी मजबूरी के मुख्यमंत्री हैं। मजबूरी में ठीक है, लोकसभा चुनाव निकल जाने देते हैं। और पीके ने बहुत सही बात कही है कि लोकसभा चुनाव में इसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में इफ़ेक्ट आएगा, और लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा से पहले बिहार में बहुत कुछ होना है। अभी फ़िलहाल तो लोकसभा चुनाव है, और उसके लिए ये एक बहुत सेफ़ गेम है जो बीजेपी ने खेला है, और अपने समर्थकों को भी बीजेपी ये समझाने में सक्षम रहेगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मैं कोई नीतीश कुमार का समर्थक नहीं हूँ, मैं कुछ इसको बहुत अच्छा नहीं मान रहा, मैं भी, लेकिन सेफ़ निकलना ज़रूरी है। हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ये लगता नहीं है, क्योंकि जो 17-18 सीटें बीजेपी की यहाँ थी और 6
जो एलजेपी की सीटें थी, तो 18-6 सीटें जो थी, हालांकि उसमें 18 ही बीजेपी को 303 दिलाने में ये 18 ही काउंट हो रहे थे, उनमें से 10-12 सीटें ऐसे भी बीजेपी निकाल लेती और जो 5-7 सीटों का नुकसान होता वो फिर वो साउथ इंडिया से, आप साउथ भारत के दक्षिणी हिस्से से आप निश्चिंत रहिए कि तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र में इस बार बीजेपी, क्योंकि पब्लिक भी अब इतनी समझदार हो गई है, पब्लिक को पता है, चाहे वो तमिलनाडु की पब्लिक हो, चाहे वो तेलंगाना की हो, चाहे आंध्र की हो, उनको पता है उनका कोई नेता, उनका जो लोकल नेता है जिसको वो अभी लोकल चुनाव में वोट देते हैं, विधानसभा में देते हैं, उनका कोई नेता कुछ पीएम वीएम बनने नहीं जा रहा और कोई वो बहुत बड़ा चेंज मतलब कम से कम दिल्ली की पॉलिटिक्स में लाने नहीं जा रहा। तो इसलिए बीजेपी को वो चांस देंगे या बीजेपी को नहीं देंगे, ये होगा। और इस चक्कर में वो 3 स्टेट्स से ज़रूर, कर्नाटक में तो पहले से बीजेपी है, लेकिन तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु से वो ज़रूर कुछ सीटें निकाल के लाएंगे। और जो बिहार में अगर लॉस होता, 10-12 सीटें ऐसे अपनी ले आते तो 5-7 सीटों का जो लॉस होता उसको कंप्लीट कर देता। लेकिन सेफ़ गेम खेलना ज़्यादा बेहतर है कि चलो ठीक है, बिहार में हम आराम से ले आएँ, वहाँ से भी कुछ ले आएँ और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो लॉस होने वाला है उसको भी कुछ कवर अप कर सकें, या जिन जगहों पे कम से कम सैचुरेट हो गए हैं वहाँ अगर कुछ लॉस हुआ तो उनको कवर कर सकें। तो इसके लिए सेफ गेम खेलना कोई बुराई नहीं, मुझे नहीं बुराई समझ में आती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हिपोक्रेसी और नैतिकता की कहानियाँ चल रही हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, बहुत अर्थ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नैतिकता है नहीं, जब नीतीश जी आते हैं बीजेपी के साथ तो वो ख़राब हो जाते हैं, जब जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, तो नैतिकता किसी के पास बची नहीं है। और ये नैतिकता बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, आपको याद होगा आदरणीय अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, तो नैतिकता तो उसी समय से ख़त्म हो गई है। इसलिए बीजेपी से कोई ये एक्सपेक्ट करे कि नैतिकता दिखाएगी तो मुझे नहीं लगता, और आज की बीजेपी तो बिल्कुल नैतिकता दिखाने के मूड में नहीं है। इसलिए बीजेपी से ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि बीजेपी कुछ नैतिकता दिखाए, और मैं उम्मीद भी नहीं करता। और मुझे अच्छा लगता है कि ये नैतिकता वैतिकता फालतू की चीज़ें हैं। अगर आपके पास पावर है तो आप चीज़ों को, अपने विचारधारा को, अपने सोच को, अपनी सारी पॉलिटिक्स को आप कर सकते हो। आप विपक्ष में रह के नैतिकता का झंडा पकड़ के कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं वही कह रहा हूँ कि आदरणीय लालू जी ही हैं, अगर आदरणीय लालू जी जब तक हैं तब तक अगर आरजेडी को सत्ता से दूर रख लिया गया तो निश्चिंत है कि फिर बिहार में बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बिहार में बीजेपी बहुत स्ट्रांग इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि आदरणीय लालू जी के बाद उनकी खुद की पार्टी की स्थिति बहुत डामाडोल होने वाली है, और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत डामाडोल हो जाएगी स्थिति। आदरणीय लालू जी जब तक हैं तब तक चल रही है पार्टी, तो अगर आदरणीय लालू जी के रहते बीजेपी आरजेडी को दूर रख दिया गया सत्ता से तो बहुत फ़ायदा है। और अगर हो सके तो अगले विधानसभा में तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ लें तो भी फ़ायदा है। लेकिन किसी भी सूरत में आरजेडी और जेडीयू को साथ रख के बीजेपी को न रहने देना चाहिए उनको, और न उनको साथ रहने के बाद उनके सामने जाना चाहिए। 2015 का डिबैकल हम सब लोगों को याद है, और वो न हो, वो ज़्यादा बेहतर है। नीतीश जी की पॉलिटिक्स तो अब बिहार में ख़त्म ही है, बिल्कुल, उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म है, और वो भी ये जानते हैं। वो बस 2025 में अपनी सम्मानजनक विदाई चाहते हैं, और उसके लिए उनको भी बीजेपी के साथ जाना ही ज़्यादा बेहतर है। बीजेपी भी यही करेगी कि उनको धीरे धीरे धकिया के ही बाहर कर दे, उनको सम्मानजनक विदाई दे दे। लेकिन उनको जो डर आरजेडी के साथ था वो डर यहाँ नहीं रहेगा पक्का, कि उनको किसी भी दिन वन फाइन मॉर्निंग वो सुबह उठें और पता चले उनके नीचे से कुर्सी सरक गई है, वो ना होगा। लेकिन ये तो तय है कि उनको भी धक्का दे के निकालने वाली है बीजेपी, उनको भी हटाने वाली है, और वो भी सम्मानजनक रूप से हट जाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह हार के और इस तरह मतलब अब उन्होंने इतनी गुलाटियाँ मार ली हैं कि कोई सम्मान जैसी कोई चीज़ बची नहीं है। बिहार के प्रिंट मीडिया के अलावा उनका सम्मान, और जेडीयू के प्रवक्ताओं के अलावा कहीं कुछ नहीं बचा है सम्मान उनका। लेकिन ठीक है, चल रहा है, तो बेहतर है कि बीजेपी सेफ गेम खेले। और अगर बीजेपी साथ नहीं लेती तो वो ज़्यादा नुकसान होता, सत्ता में वो नहीं रह पाती। तो इसीलिए विचारधारा और सारी चीज़ें वो तभी कर सकती है जब वो सत्ता में रहे। समर्थक गुस्सा है, मैंने पहले भी कहा, वो सही है उनका गुस्सा होना, लेकिन भाजपा के पास हारने के लिए बहुत कुछ है। देश की सत्ता हारने के लिए है उनके पास। बिहार में पूरा का पूरा बिहार कहीं आरजेडी के पास चला जाए, कहीं वो जंगल राज, और आज भी हमें डर लगता है, आज भी हमें उस सिचुएशन से डर लगता है। इसलिए उससे बेहतर है कि नीतीश कुमार को ठीक है झक मार के ही एक्सेप्ट किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है कि बिहार का भविष्य खराब हो। इसलिए आरजेडी को तो कीप देम ऑन बे, जितना वो किनारे रहें उतना ही बेहतर है। और उसके लिए कोई अगर इस तरह का करना पड़ता है तो ठीक है, बहुत सारे लोग थूक के चाटना और ये वो कह रहे हैं, लेकिन
अभी की पॉलिटिकल सच्चाई ये है कि 2024 निकालने के लिए तो नीतीश जी को बीजेपी चाहिए, और 2024 के बाद भी जब तक नीतीश जी की ऐसी स्थिति ना हो कि या तो वो रिटायरमेंट को तय कर लें और बीजेपी के साथ रहें, या फिर उनको ऐसे टाइम पे छोड़ा जाए जब वो आरजेडी के साथ भी ना जा पाए, वही पॉलिटिक्स सबसे बेस्ट पॉलिटिक्स है। और उनका गुस्सा है और ऑल गन्स आर ब्लेजिंग एट नीतीश कुमार ओनली, क्योंकि सब लोग नीतीश जी से ही नाराज़ हैं, चाहे वो लेफ़्ट के हों या राइट के हों, क्योंकि उनको पता है गुलाटियाँ तो यही मार रहे हैं। तो सब लोग इन्हीं को कर रहे हैं, बाकी तो सब लोग समझ रहे हैं वो नैतिकता वाली बात वो कह तो रहे हैं, लेकिन वो खुद जानते हैं ना वो उतने नैतिक हैं, ना वो बीजेपी से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि नैतिकता। और हमें तो बिल्कुल नैतिक वैतिक नहीं होना चाहिए। बहुत सही है नीतीश जी की पॉलिटिक्स ख़त्म हो या ना हो, लेकिन आरजेडी ना रहे पावर में। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सत्ता में रहेंगे, आप अपनी विचारधारा चला सकते हैं, सत्ता में नहीं रह के आप विचारधारा के झंडा पकड़ के कुछ नहीं कर सकते। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि 20 से 25 सीटें पीके ने भी कहा है कि वो मिल जाए, लेकिन ये वो भी जान रहे हैं कि वो लोकसभा में वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। 20 से 25 सीटें भी जेडीयू को मिल जाए तो बहुत है, वो कह रहे हैं विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और ये सारा गेम प्लान लोकसभा के लिए है, और दूसरा बिहार में बीजेपी को मजबूत करने के लिए। तो ज़्यादा बेहतर है कि ये गेम खेला जाए। और वही है, धकियाते हुए सम्मानजनक विदाई बीजेपी भी उनको देगी, लेकिन जो धकियाते हुए सम्मानजनक विदाई बीजेपी देगी वो शायद वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आरजेडी से मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि वो भी बीजेपी के पास आए हैं, उनके लिए एक सम्मानजनक विदाई है नीतीश जी के लिए। बीजेपी के लिए बेहतर है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करेगी लोकसभा में भी, और ऑब्वियसली विधानसभा में अगर जेडीयू नहीं रहेगा, जेडीयू का ऑप्शन ही लोगों के पास नहीं रहेगा, तो वो जो 2-3% स्विंग वोटर है वो ज़रूर बीजेपी के साथ आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही में नीतीश जी में सुशासन तो दिखता है बिहार में। वो है या नहीं, वो कितने सही हैं कितने गलत, इस पर आप बहस कर सकते हो, लेकिन वो 2-3% आरजेडी के साथ तो नहीं जाना चाहता। इसलिए भी ये बेहतर है आज जश्न मनाइए। 1.5 साल पहले जिस दिन नीतीश जी ने अमित शाह का फ़ोन नहीं उठाया था, उस दिन हम लोग दुखी थे। आज जश्न मनाने का दिन है, लोकसभा चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद इनको संभाला जाएगा। धन्यवाद।